हेलो, गुड इवनिंग। ओह सॉरी, गुड मॉर्निंग। अभी हम गुड इवनिंग पे ही रह गए। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ज़रा एक बार कंफर्म कर दीजिए। ज़रा कंफर्म कर दीजिए। हेलो। ऑडियो वीडियो कंफर्म कर दीजिए। चलिए, कल रात बहुत से लोगों ने रात भर पढ़ाई करी होगी, इसलिए वो अभी नहीं आ पाए हैं। कोई बात नहीं, अगर वो नहीं आ पाए तो बहुत मज़ेदार लेक्चर्स वो छोड़ने वाले हैं आज। और आप लोग भी 2 दिन पढ़ लीजिए, छुट्टी ले लीजिए, कुछ भी करिए, खूब पढ़िए। कम से कम उन टॉपिक को ज़रूर पढ़ लीजिए जो आपने हमारे साथ लाइव में टच किए हैं। हमने आपको उस टॉपिक का, यूनिट का एक ओवरव्यू दिया है। उस ओवरव्यू को देखते हुए एक बार रीडिंग ज़रूर मान लीजिए। आपका चाहे न्यूमेरिकल हो, चाहे वो थ्योरेटिकल हो, ज़रूर उसमें से क्वेश्चन आएगा। चलिए, हम इंतज़ार बिल्कुल नहीं करेंगे। और क्लास के बाद ये वीडियो जो है प्राइवेट भी हो जाएगा या फॉर मेंबर्स हो जाएगा। ठीक है। चलिए, तो आज हमने प्रॉमिस किया था आपको ऑपरेशन रिस्क का ऐसा कॉन्सेप्ट समझाएंगे जो बुक में नहीं समझ में आता। ऑपरेशन रिस्क से 2 या 3 क्वेश्चन थ्योरी के और एक अक्सर एक न्यूमेरिकल जो है इसमें, वो यानी 4 to 5 मार्क्स जो हम आज इस मॉर्निंग वाले सेशन में करने वाले हैं 2 घंटे में, उसमें से आएंगे। ठीक है। और उसमें जो मार्क्स आएंगे, बहुत छोटा यूनिट है। अगर आप ढंग से करते हैं तो डेफिनेटली आप उसको सिक्योर कर सकते हैं उन मार्क्स को। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेशनल रिस्क की। हम लोग जब से बेसिल पढ़ रहे हैं, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क और ऑपरेशन रिस्क। ठीक है। और इन तीनों रिस्कों में जो ऑपरेशनल रिस्क है, जब हमने स्टार्टिंग किया था अपना ये बेसिल का जो मैराथन का जो पूरा स्लॉट जब हमने शुरू किया था, तो हमने आपको बताया था कि क्रेडिट रिस्क जो है, जो क्रेडिट है वो लोन्स एडवांसेस में काम आता है। मार्केट जो है, जो हमने कल यूनिटें सब ख़त्म करी थी, वो आपके इन्वेस्टमेंट में, फॉरेक्स में, डेरिवेटिव्स में, ठीक है, गोल्ड में, यहाँ काम आता है। थर्ड हमारा था ऑपरेशनल रिस्क। थर्ड हमारा ऑपरेशनल रिस्क था। और ऑपरेशनल रिस्क के लिए हमने स्टार्टिंग में बता दिया था, इसका करंट सिनेरियो से कोई मतलब नहीं होता, करंट बिजनेस एक्टिविटी से कोई मतलब नहीं होता। इसका है लास्ट 3 ईयर का ग्रॉस इनकम का एवरेज।
लास्ट 3 ईयर के ग्रॉस इनकम का एवरेज से देखा जाता है ऑपरेशनल रिस्क। अब इसको यूं डिफाइन कर सकते हैं, मान लिया आपने दिवाली के समय पर एक स्वीट शॉप खोल ली, दिवाली से 10 दिन पहले, और जो दिवाली का त्यौहार था या ईद का त्यौहार था या कोई और त्यौहार था, क्रिसमस था, आपने देखा कि बहुत बिक्री हुई। आपने कहा ये बिजनेस तो बड़ा अच्छा है, और जो आपका इनकम हुआ उससे, उस इनकम से, उस फायदे से आप लंदन घूम आए। अब दिवाली ख़त्म हुई और आप वापस काम पे आए, तो देखा अब तो 10 किलो मिठाई नहीं बिक रही, उस दिन तो 200 किलो मिठाई बिक गई थी। तो इसका मतलब ये हुआ, जो आपने पुराना कमाया हुआ है, आपकी एक्टिविटी आगे वही चलती रहे, उसी रिदम में चलती रहे। इसलिए अगर कोई भी आगे रिस्क आने वाला है तो जो आपने पहले कमाया हुआ है उस कमाए हुए पर भी एक चार्ज लग जाएगा, उस कमाए हुए पर भी एक चार्ज लग जाएगा, जिसका नाम है ऑपरेशनल का जो है कैपिटल चार्ज। एक बात और बताता हूं, आप एक परचूनी की दुकान चलाते हैं और रक्षाबंधन के दिनों में आपने रक्षाबंधन का काम भी शुरू कर दिया और आपने रक्षाबंधन से खूब पैसा कमा लिया उसके राखियां बेच के। अब आगे आप सोच लें कि बड़ी कमाई हो गई, फिर वही बात। तो कहने का मतलब हुआ, बैंकिंग सिनेरियो में आता हूं मैं, बैंकिंग सिनेरियो में ये है ऑपरेशनल रिस्क कि आप डिफरेंट लाइन ऑफ एक्टिविटी करते हैं और डिफरेंट लाइन ऑफ एक्टिविटी से होने वाले प्रॉफिट में भी फ्यूचर में वैसे ना रहें। जैसे आप लोग पहले खूब ड्राफ्ट बना के कमाते थे, अब ड्राफ्ट का काम लगभग खत्म सा हो गया है। तो ऐसे ऐसे बिजनेसेस या एक्टिविटीज आपको आइडेंटिफाई करनी है और उन लाइन ऑफ एक्टिविटी के अकॉर्डिंग फ्यूचर में होने वाली इनकम को ये मानना है कि शायद ये इनकम अब नहीं होगी या कम हो जाएगी। और अगर आपकी फ्यूचर में इनकम कम होती है या आप किसी एक्टिविटी से लॉस में जाते हैं तो जो पहले से आपने कैपिटल इकट्ठी की हुई थी उसी कैपिटल पर आगे चार्ज लग जाएगा। और उसको निकालने के लिए एक जनरल कॉन्सेप्ट लिया गया, लास्ट 3 ईयर की ग्रॉस इनकम का एवरेज का सर्टेन परसेंटेज, एवरेज का इनटू सर्टेन परसेंटेज। और ये जो सर्टेन परसेंटेज है यहीं पर खेल है, यानी समझने के लिए ये जरूरी है। ठीक है, हाँ जी, तू साहब की क्लास चल रही है बिल्कुल। 40 मिनट में 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन कराएंगे सर वो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और उनके आने का जो है कोई भरोसा है या नहीं है, आ भी सकते हैं 2-3 क्वेश्चन। ठीक है, वो क्लास उनके लिए ठीक है जिन्होंने पूरी रीडिंग पहले कर रखी है, पूरी रीडिंग कर रखी है, उनके लिए रिवीजन हो सकता है। ठीक है, चलो तो आते हैं अब जरा थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑपरेशनल रिस्क इज डिफाइंड इन द रिस्क द लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम द इनएडिक्वेट और फेल्ड इंटरनल प्रोसेस, पीपल एंड सिस्टम और फ्रॉम एक्सटर्नल इवेंट। देखो वो कहता है ऐसा होता क्यों है, तो ऐसा इसलिए होता है कि या तो आपका अपना सिस्टम जो है, प्रोसेस है, वो खराब हो जाए, या आपके वहाँ के लोगों ने कुछ गड़बड़ कर दी, या कोई किसी बाहरी कारण से खराब हो जाए। तो ऐसा रिस्क आपके जो पुराने बिजनेस चले आते थे वो आगे नहीं चलने देता है। और इसमें इंक्लूड करता है लीगल रिस्क बट एक्सक्लूड स्ट्रेटेजिक एंड रेपुटेशनल रिस्क। स्ट्रेटेजिक और रेपुटेशनल रिस्क को वो क्या कहता है, नहीं इंक्लूड करता है। लीगल रिस्क इंक्लूड बट इट इज नॉट लिमिटेड टू एक्सपोजर टू फाइन्स, पेनल्टी और
punitive damage resulting from the supervisory action as well as the private settlement। वो ये कह रहा है कि लीगल रिस्क में जो इंक्लूड होता है बट इज नॉट लिमिटेड टू केवल एक्सपोजर टू फाइन, यानी आपको क्या होता है कई जगह से फाइन लगते हैं, आरबीआई है, रेगुलेटरी है, या कहीं से भी कोई फाइन लग रहे हैं उन चीज़ों पर, और कोई पेनल्टी लग रही है, कोई और नुकसान आपको हो जाए जो आपके सुपरवाइजरी एक्शन से नुकसान हो जाता है। जैसे मान लिया आपके सुपरवाइजर ने, आपके मैनेजर्स ने कोई लोन दिया, उसमें कुछ गड़बड़ हो गई, फ्रॉड हो गया, ऐसा कुछ हो गया, ठीक है, और प्राइवेट सेटलमेंट। तो ये सारी चीज़ों से होने वाले रिस्क लीगल रिस्क में किए हैं, और लीगल रिस्क को भी जो है दिस डेफिनेशन इंक्लूड लीगल रिस्क। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल डेफिनेशन थी, और मैंने आपको इसमें बताई आपको जो प्रैक्टिकल डेफिनेशन थी। ठीक है, अब जो है इनको मेजरमेंट कैसे करते हैं, यानी सिंपल सी सीधी बात करूं, मेजरमेंट का जैसे ही मतलब आता है मीटर मेजरमेंट का मतलब होता है न्यूमेरिकल। तो जब भी हम पढ़ रहे थे आइडेंटिफिकेशन पढ़ रहे थे, आइडेंटिफिकेशन के बाद क्या है मेजरमेंट कर रहे थे, मॉनिटरिंग कंट्रोल कर रहे थे, और मिटिगेशन, चार ही काम कर रहे थे सारे रिस्कों में हम। ठीक, तो वो कहता है कि न्यू कैपिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क। अब ये देखना NCAF का मतलब है जो बेसल 3 में जो नया सिस्टम आया है उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। 3 मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग ऑपरेशनल कैपिटल चार्ज इन कंटिन्यू द इंक्रीजिंग सफोस्टिकेशन एंड द रिस्क सेंसिटिविटी। कह रहा 3 मेथड है। कौन से मेथड हैं? 3। पहला मेथड क्या है? बेसिक इंडिकेटर अप्रोच। दूसरा क्या है? स्टैंडर्ड अप्रोच। और तीसरा क्या है? एडवांस मेजरमेंट अप्रोच। 3 अप्रोच हैं। 3 अप्रोच से आप अपनी एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी का जो भी है ऑपरेशनल रिस्क निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे BIS यानी बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट इज कॉन्टेम्पलेटिंग द रिपील AMA एंड द इंटेंस टू कम आउट विद अ न्यू अप्रोच कॉल्ड द स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट अप्रोच। स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट अप्रोच क्या बोलता है? देखना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कल आ सकता है, परसों। कहता है कि ये जो AMA एडवांस मेजरमेंट अप्रोच को रिपील करना मतलब खत्म करना, और नया एक स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट अप्रोच लाने की बात कर रहा है। ठीक है, banks are encouraged to move along the spectrum of available approaches as they develop more sophisticated operational risk measurement system। क्या कहला है? बैंकों को बोला गया है कि आप कोई और अच्छा सा कोई तरीका निकालें, कोई जो है ना along the spectrum of available approaches as they develop more sophisticated measurement system है। यानी आप देखते रहें कि क्या क्या चीज़ें और आप कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप वो करते रहें। ठीक है, निशांत गौरव जी असमंजस में है कि क्या करें। चलो, हाँ, तो अगली बात क्या आ गई यहाँ पे? ये जो NCAF है प्रोवाइड्स दैट द इंटरनेशनली एक्टिव बैंक्स एंड बैंक विथ सिग्निफिकेंट ऑपरेशन रिस्क एक्सपोजर आर एक्सपेक्टेड टू यूज एन अप्रोच that is more sophisticated than the basic indicator approach and that is appropriate for the risk profile of the institution. However, to begin, Bank of India shall compute the capital requirement। 1 नंबर का क्वेश्चन आपका ये आ गया। वो कहता है इंडिया में बैंक कौन से, कई बार आया ये क्वेश्चन, इंडिया में ऑपरेशनल रिस्क कौन सी अप्रोच से निकालते हैं। तो उन्होंने कहा भाई इंडिया में अभी बहुत सिस्टम बहुत अच्छे नहीं है, तो उन्होंने कहा कि बेसिक इंडिकेटर अप्रोच को आप वो करेंगे। रिजर्व बैंक विल रिवाइव द कैपिटल रिक्वायरमेंट प्रोड्यूस बेसिक इंडिकेटर अप्रोच फॉर जनरल क्रेडिबिलिटी स्पेशली इन रिलेशन टू द बैंक्स पीयर इन द इवेंट ऑफ देयर क्रेडिबिलिटी इन लैकिंग एप्रोप्रिएट सुपरवाइजरी एक्शन पिलर 2 विल बी कंसिडर। अगर वो कहता है कि उस
इस बेसिक इंडिकेटर अप्रोच से निकालने के बाद भी कुछ प्रॉब्लम या क्रेडिबिलिटी डाउटफुल होती है, तो उस कंडीशन में बोला कि जो पिलर टू क्या है, सुपरवाइजरी रिव्यू है ना। सुपरवाइजरी रिव्यू से क्या मतलब, जो टॉप बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी है, उनकी दखलंदाजी होना, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नया निकालेंगे, ठीक है। चलो और आगे आ जाओ। आज की ये क्लास बहुत अच्छी रहेगी, ये मेरी गारंटी है, आप चाहे कहीं पढ़ो या ना पढ़ो। बेसिक अंडर द बेसिक द बैंक मस्ट होल्ड कैपिटल फॉर ऑपरेशनल रिस्क इक्वल टू द, देखना ध्यान रखना, इक्वल टू द एवरेज ओवर प्रीवियस 3 years ऑफ ए फिक्स्ड परसेंटेज, जिसका नाम डिनोट किया है अल्फा, अल्फा ऑफ, ध्यान रखना एक एक शब्द, ऑफ पॉजिटिव एनुअल ग्रॉस इनकम, यानी जिस साल आपको नेगेटिव ग्रॉस इनकम हुई है उस ईयर को आप नहीं लेंगे, ठीक। फॉर एनी ईयर विच एनुअल ग्रॉस इनकम इज नेगेटिव और 0 शुड बी एक्सक्लूडेड। अब इसका मतलब समझ लीजिए, इसका मतलब ये है कि जैसे 2012, 2013 और 2014 उसने बोला कि 3 पिछले साल की बात कर रहे हैं। अगर मान लिया 2015 में निकालना है तो 3 ईयर की, अब उसने यहाँ पे दिया प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, यहाँ दिया 400, सॉरी ग्रॉस इनकम दी है, ठीक है। अब ग्रॉस इनकम में उसने यहाँ एक कॉलम दे दिया और एक दिया प्रॉफिट लॉस, ठीक है। यहाँ पे दिया है प्रॉफिट, यहाँ दिया 200 और यहाँ पर दिया है उसने 350, ठीक है। यहाँ इनकम दी है 5000, यहाँ दी है 4000 और यहाँ दी है 6000, ठीक है। तो इसका एवरेज अगर आप देखेंगे मैथमेटिकली आता है 15,000 अपॉन 3 इज इक्वल टू 5000। ये 5000 आपका इनकम का एवरेज है। क्या आप ये 5000 लेंगे या कुछ और लेंगे? जिन्होंने एक्सरसाइज पहले कर रखी जरा बताएं, क्या आप 5000 लेंगे या कुछ और लेंगे? इस ग्रॉस इनकम पर अल्फा लगाएंगे। बताइए जरा। कुछ लोगों के काफ़ी सवाल आ गए हैं। परवेश जी ने बोला है कि अगर आप नोट्स बना लेते हैं या आप अपना पूरा पढ़ लेते हैं तो होगा। देखो, सब लोगों ने, जो लोग जिन्होंने किया हुआ था उन्होंने ठीक किया हुआ है। अब ये आंखें मैं उनकी खोल रहा हूँ जो आज पहली बार इस क्लास में आ रहे हैं कि आप क्वेश्चन जो आएगा उसमें तीनों साल की 3 ईयर की सम लेने से पहले ये देखेंगे कि कहीं पर लॉस तो नहीं हुआ है। और कई बार एग्जाम में ऐसे लिखा आता है, तो बुक कीपिंग यानी अकाउंटिंग में अगर कोई फिगर ब्रैकेट में लिखी हुई है, इसका मतलब ये है -200। इसका मतलब क्या होता है? -200 है, और -200 का मतलब लॉस में है, इसलिए आप इस फिगर को नहीं लेंगे और ये फिगर बन जाएगी आपकी 11,000। और आपका जो ये पूरा बनेगा 11,000 अपॉन 3 इंटू अल्फा की परसेंटेज, और अल्फा की परसेंटेज को फिक्स किया हुआ है 15% अंडर पहली अप्रोच में। बेसिक इंडिकेटर अप्रोच में अल्फा की वैल्यू 15% है, यानी इसका आप 15% निकाल लेंगे, अल्फा की जगह 15%, आपका आंसर आ जाएगा। अभी हम थोड़ा और भी पढ़ेंगे, बारीकी से पढ़ेंगे, लेकिन एक मोटा मोटा जो है मैंने आपको यहां समझा दिया। अच्छा हाँ, एक मिस्टेक मैंने यहां कर दी थी, एक मिस्टेक।
ये 2 आएगा क्योंकि हमारा ये ईयर लिया नहीं जा रहा है, ठीक है, तो 2 आएगा, बिल्कुल ठीक है। किसी बच्चे ने अभी आंसर किया, मैंने देखो गलती कर दी। और इनटू कितना हो जाएगा 15 इनटू, ठीक है। चलो थैंक यू गुरजिंदर जी और विजेंद्र वगैरह 2-3 लोगों ने दिया था। ठीक है अनु रैना जी, समझ गए। चलो आगे बढ़े, चलो। हाँ, तो ये बात हमारी बहुत क्लियर हो गई है इसमें कि क्या करेंगे। अब देखो बहुत गंभीर किस्म का फॉर्मूला दे रखा है यहाँ पे, और ये जो फॉर्मूला है इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या बोलता है, के का मतलब कैपिटल, बी का मतलब बेसिक इंडिकेटर अप्रोच, KBIA। यहाँ क्या किया उसने कहा है जो ग्रॉस इनकम है 1 to n ईयर, क्या दिया है, ग्रॉस इनकम 1 GI, और यहाँ पे लिखा हुआ है 1 to n। अब 1 to n से मतलब क्या है, आपको 1 साल की लेनी है, 2 साल की या 3 साल की। अगर मान लिया आपका प्रॉफिट 2 साल हुआ तो 2 साल, तीनों ईयर में प्रॉफिट हुआ है तो 3 ईयर। तो कहता ग्रॉस इनकम यानी जोड़ लो, जो हम अभी हमने पीछे क्वेश्चन में किया। तो हमने क्वेश्चन किया क्या, 11,000 अपॉन 2 हो गया, ये अपॉन n दिख रहा है, अच्छा, इनटू एल्फा। एल्फा हमने बताया कितने परसेंट है, 15% है। तो ये फॉर्मूला जो है, जो अभी हमने किया था वो है, और यहाँ लिख रहा है एल्फा 15%, 15%, which is set by the Basel Committee of Banking Supervision relating to the industry-wide level of required capital of the industry-wide level of the indicator। क्लियर हो गई बात। अब जो है आगे इसमें इस पेज में हमारा शुरू होगा, ग्रॉस इनकम इज डिफाइंड एज नेट इंटरेस्ट इनकम प्लस नेट नॉन इंटरेस्ट इनकम। ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना होगा। ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना होगा। नीरव साहा जी, ये मैंने जो आपको बताया था, इसमें आपने क्लास थोड़ा लेट ज्वाइन करा है, क्या हुआ, मैंने बताया कि अगर क्वेश्चन में कोई फिगर ब्रैकेट में दी है तो उसको लॉस ट्रीट करेंगे, आप उसको नहीं लेंगे, ये बताया था। ये पॉजिटिव नहीं है, यही तो समझाने के लिए स्पेशली ये मेंशन किया मैंने। सोना जी मैंने सिंपल बना दिया था उसको। रिटेल की लाइव क्लास लेंगे अगर कल के रिजल्ट्स अच्छे रहते हैं, फ्राइडे सैटरडे के रिजल्ट अच्छे होंगे तो रिटेल की क्लास भी होगी। ठीक है, चलो। तो ये जो बुक में पेजेस लिखे हुए हैं, ये लिखा हुआ है कि कैसे आपको ग्रॉस इनकम निकालनी है। अब ग्रॉस इनकम निकालने का कॉन्सेप्ट उल्टा है। क्या उल्टा है, देखिए जरा, कि कोई भी फर्म है,
कोई भी फर्म है आपको जब रिजल्ट देती है तो रिजल्ट देती है नेट प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट या लॉस का देती है। अब सपोज कीजिए उसने प्रॉफिट दे दिया 500, ठीक है, और जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो जो प्रॉफिट है इधर है और आपके एक्सपेंडिचर इधर है, सॉरी इनकम इधर है, और इधर क्या होते हैं, एक्सपेंडिचर होते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि किसी कंपनी का जो इनकम है वो इनकम है 2 लाख रुपीज़, या मैं स्मॉल ले लेता हूँ 20,000, तो आपका ये सम इधर भी आना चाहिए। बोलिए होता है या नहीं होता ऐसा? अब यहाँ पर ये जो 500 आया है आपका, 500 तब आएगा जब आपके कुछ एक्सपेंसेस हैं, जैसे आपके सैलरी के एक्सपेंसेस, जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी, जैसे आपकी अदर एक्सपेंसेस, ठीक है, और इसी के साथ आपके हो सकते हैं एक्सपेंसेस राइट ऑफ वाले हो सकते हैं, ठीक है। और इधर की बात करें, इनकम की बात करें तो आपकी इंटरेस्ट इनकम हो सकती है, ठीक है, राइट ऑफ के अकाउंट से भी इनकम हो सकती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम भी हो सकती है, ठीक है, और इसके अलावा आपके सेल ऑफ एसेट से भी हो सकती है, आपके लीगल सेटलमेंट से भी इनकम हो सकती है। क्लियर हो गई बात? तो ये जो आपका पूरा सिस्टम चल रहा है, अब यहां समझिएगा 20,000 इधर है, 20,000 इधर है, दोनों तरफ क्या है 20,000 है ना। यहां पर जो आपकी इनकम आई है, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं 500, 200, 5,000, 2,000, 1,000, 2,000, 10,000, ठीक है, इधर मैं कर दूं 10,000, बोलिए ये एक बैलेंस शीट का नज़ारा है। तो वो क्या रिवर्स प्रोसेस में चल रहे हैं। रिवर्स प्रोसेस का मतलब वो कहता है क्वेश्चन में जो नेट प्रॉफिट दिया उसे उठाओ। तो नेट प्रॉफिट आपका कितना आया 500, लेकिन इस प्रॉफिट में आने के कारण क्या है, आपका ये प्रॉफिट ये जो इतना आया है उसमें इसका भी रोल है, किसका, राइट ऑफ रिकवरी का भी रोल है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का भी रोल है, सेल ऑफ एसेट का भी रोल है, लीगल सेटलमेंट का भी रोल है। लेकिन जो आपका ये वाला काम है, कौन सा वाला, इंटरेस्ट का या एक्सचेंज का या कमीशन का, ये आपका ट्रेडिशनल काम है। क्या है आपका ट्रेडिशनल काम है, यानी एक परचूनी की दुकान का जो ट्रेडिशनल काम है परचूनी वाला, वो ट्रेडिशनल काम आपको हमेशा प्रॉफिट देता है। लेकिन जो उसने कभी दिवाली में पटाखे बेच लिए पर लगा सरकार ने कहा बैन कर दिए तो उसमें नुकसान हो गया, उसको दिल्ली में हुआ था ना। तो वो ये कहता है कि जब भी आप ग्रॉस इनकम को लें तो पूरी 20,000 ना लें, उसको रिवर्स प्रोसेस से बनाएं। और कैसे बनाएं, प्रॉफिट से बनाएं। कहता है इस जो 500 आपको प्रॉफिट हुआ है, इस 500 में कहता है ये तो ठीक है, लेकिन इन चीज़ों को माइनस करो और इन चीज़ों को प्लस करो, ये भी कहता है। देख लीजिए ध्यान से जरा, कहता है ये जो 500 आपका नेट प्रॉफिट हुआ है, ये प्रॉफिट इनकी वजह से भी हुआ है। किनकी? ऐसी एक्टिविटी जो आपकी कोर एक्टिविटी नहीं है। कोर एक्टिविटी को निकाल दो तो आपको 500 में से ये माइनस करना पड़ेगा, और अगर आप 500 में से ये माइनस करते हैं तो आप देखेंगे क्या होगा, ये तो सब लॉस ही लॉस हो रहा है।
अगर आपके पास उस ईयर में ये एक्टिविटी ना होती कोई सी भी, और इधर जो एक्स्ट्रा वाला है उसे प्लस करेंगे, क्योंकि अगर राइट ऑफ ना होते उस साल तो आपका प्रॉफिट कितना हो जाता? अगर उस ईयर, उस पर्टिकुलर ईयर में राइट ऑफ ना किए जाएं तो आपकी जो प्रॉफिट था वो 4000 था, लेकिन ड्यू टू दिस राइट ऑफ आपका जो प्रॉफिट है कहां अटक गया? कम हो गया। तो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काइंड के एक्सपेंसेस होते हैं वो इसमें प्लस करते जाएंगे आप, और एक्स्ट्रा टाइप की जो इनकम होती है वो आप माइनस करते जाएंगे। कितने लोग इस बात को समझ गए, जरा बताइए तो, कितने लोग इस बात को समझ गए? मॉड्यूल भी तो लगभग पूरा होने वाला है। चलो एक बार और ट्राई करता हूं मैं ये कह रहा हूं कि इसके न्यूमेरिकल को करने के लिए आपको दिया होगा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। उस नेट प्रॉफिट को लेके उल्टा चलेंगे। ये जो आपका प्रॉफिट हुआ है, ये प्रॉफिट इसकी वजह से तो हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे भी काम कर दिए आपने जो आपके कोर बिजनेस के नहीं थे। जैसे कुछ पिछले सालों के राइट ऑफ थे, वो इसकी रिकवरी आ गई, राइट ऑफ की रिकवरी। तो राइट ऑफ की जो रिकवरी आ गई है, उस राइट ऑफ की रिकवरी को आप ये 2000 को ये मानेंगे कि ये इस बार का नहीं है। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस जो हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस को भी आप ये मानेंगे ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं थे, इस बार हो गए हैं। थर्ड चीज है सेल ऑफ एसेट्स। अगर आपके वहां कोई ऐसी प्रॉपर्टी थी बैंक में जिसको आपने सेल कर दिया, उस सेल से कुछ इनकम आई, तो आपका कोर बिजनेस एक्टिविटी की इनकम नहीं थी। इसकी वजह से इतने आइटम आप प्रॉफिट्स में से माइनस करेंगे, और वो आइटम जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट कम आया है उसको आप ऐड करेंगे। क्लियर हो गई बात आपको? बिल्कुल, प्रवेश द्विवेदी जी ने एक कॉन्सेप्ट दिया है। चलो अब हम इसके जो जो पॉइंट्स हैं उनको देखते हैं। क्या देखते हैं? पहला बोलता है इट इज इंटेंडेड दैट द दीज मेजर्स शुड बी ग्रॉस ऑफ एनी प्रोविजन, यानी फॉर अनपेड इंटरेस्ट एंड राइट ऑफ मेड ड्यूरिंग द ईयर। तो ये आपके ऐसे खर्चे हैं, ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिनका इस ईयर से कोई रिलेशन नहीं था, पिछले काम के हैं। तो ग्रॉस करने का मतलब उन खर्चों को आप ऐड कर लेंगे। और ऐसे कुछ ग्रॉस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये कौन सी साइड बता रहे हैं? अभी ये डिस्कस कर रहे हैं ये वाली। तो जैसे मैंने राइट ऑफ लिखा, राइट ऑफ ऑब्लिक प्रोविजन भी लिख देता हूं। ठीक है कपिल? लाइट जला लेना।
तो ये जो बी ग्रॉस का मतलब है ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप के एक्सपेंसेस, ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप के एक्सपेंसेस जो उस ईयर से पर्टेन नहीं करते थे उसको हटा दो कहता है। ठीक है, तो यहां पे क्या कहता है, तो उसको जोड़ दो। क्यों जोड़ दो? क्योंकि इनकी वजह से आपका प्रॉफिट कम, अगर ये नहीं होते तो आपका प्रॉफिट ज्यादा आता। तो ये मानो कि ये इस बार का प्रॉफिट है। ठीक हो गया। अच्छा आगे, अब कहता है एक्सक्लूड करो। एक्सक्लूड का मतलब ये वाले आइटम जिनकी वजह से आपका सुपरफ्लुअस प्रॉफिट आ गया। तो क्या कहता है, देखो इसमें एक्सक्लूड द रिवर्सल ड्यूरिंग द प्रॉफिट। तो ये वाली जो चीज यहां पर उसने प्लस करी थी वही चीज यहां पर माइनस कर दी। और डिस्पोजल ऑफ आइटम वाली मैंने बता दिया, किसी भी प्रॉपर्टी को डिस्पोजल किया तो माइनस कर दी। ठीक है, फिर क्या, एक्सक्लूड रियलाइज्ड प्रॉफिट रोलर्स फ्रॉम द सेल ऑफ सिक्योरिटी हिल। ऐसी सिक्योरिटी जो आपने रखी थी 5 साल के लिए और ज्यादा फायदा देखते हो जल्दी बेच दी, जल्दी सेल कर दी, उसको वो कर दो। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कोई लीगल सेटलमेंट से आपकी कोई इनकम आई है तो उसको भी आप हटा दो, क्योंकि वो मान लिया कोर्ट से कहीं से कोई कंपनसेशन आ गया तो आपका लाइन ऑफ एक्टिविटी का बिजनेस नहीं है वो। उसके बाद एक्सक्लूड अदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और इरेगुलर आइटम्स ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर। कोई भी एक्स्ट्रा टाइप के कोई इरेगुलर इनकम या एक्सपेंडिचर हैं उनको भी हटा दो। एक्सक्लूड इनकम डेराइव फ्रॉम द इंश्योरेंस एक्टिविटी से कुछ आया है तो वो भी हटा दो। अभी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ? बताइए, ये पूरा सही, सब सही हुआ नहीं हुआ? अब आप अपने कहीं से भी नोट से कहीं से भी कोई क्वेश्चन करते हैं और उसमें कौन सी चीज़ प्लस करी है कौन सी चीज़ माइनस करी है उसके अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना, जब आप इसको करते हैं, जैसे यही क्वेश्चन अगर मैं करता तो इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन के एग्जाम्पल में आपके पास जो ज़्यादा इनकम आई है वो ऐसी इनकम आई है जो हमें हटानी है। तो ये तो जो है माइनस में जा रहा है, ये क्या है, इसकी ग्रॉस इनकम उस हिसाब से माइनस में जा रही है। ठीक है, तो इस ईयर को नहीं लेंगे। अब मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं इस क्वेश्चन में। चेंज क्या करता हूं मैं, यहां ये कर देता हूं और यहां ऐसा कर देता हूं। इस कंडीशन में क्या होगा, आपका ये बैलेंस शीट में कोई चेंज नहीं आया, बैलेंस वही है। प्रॉफिट एंड लॉस में यहां पर जो एक्सपेंसेस हैं सैलरी के एक्सपेंसेस यहां मैं 2000 कर देता हूं और इस एंट्री को मैं यहां से हटा देता हूं, कोई ऐसा नहीं हुआ, या इसको कम कर देता हूं 1000 कर देता हूं। तो अब बताइए इस क्वेश्चन में क्या होगा। देखो 500 जो आपका प्रॉफिट था उसमें ये 3 एंट्री को आप क्या करेंगे, माइनस, और कौन सी एंट्री को प्लस करेंगे, जो राइट ऑफ आपका हुआ है। राइट ऑफ कितना हुआ, 1000। यहां प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 2 2 4 और 4 8 और 1 9 और 20 था 11,000। अब देखो यहां पे इसका प्रॉफिट था 11,000 में से ये 5,000 माइनस कर लो आप, 11,000 में से 5,000 माइनस कर लो, 11,000 यहां कर देता हूं, 11,000 माइनस 5,000 और प्लस क्या करेंगे आप, इस 1,000 को प्लस 1,000 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 7,000 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 7,000। तो इस केस में आप उस ईयर का जो ग्रॉस इनकम लेंगे वो कितना लेंगे, और ये प्रॉफिट नहीं है, ग्रॉस इनकम है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर चल रहा है हमारा
यूनिट 10 में जो है ना ऑपरेशन रिस्क, उसका पेज चल रहा है। पेज नंबर बता दो भाई, 242 बता रहे हैं। ठीक है, चलो अब इसका एक और एस्पेक्ट, न्यू एस्पेक्ट क्या है? न्यू एस्पेक्ट है ये कि ये जो भी हम पढ़ रहे हैं वो कौन से बैंक आर एडवाइज टू कंप्यूट द कैपिटल ऑपरेशन रिस्क, कैसे बेसिक इंडिकेटर में ऐसे करना है। उसने बोला एवरेज ग्रॉस इनकम जो है इनटू अल्फा कर देना है, जो हमने किया। फॉर ईच लास्ट 3 फाइनेंशियल एक्सक्लूडिंग द ईयर नेगेटिव और जीरो ग्रॉस इनकम, समझे? नेगेटिव और जीरो ग्रॉस इनकम को हटा देना है। अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर मान लिया बहुत ही खतरनाक तरह का क्वेश्चन बना दे वो, और जब वो खतरनाक तरह का क्वेश्चन बनाएगा तो वो क्या कर देगा, यहाँ लॉस दिखा देगा। और ऐसा लॉस कब हो सकता है? जब उसके यहाँ कोई एक्सपेंसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाए, जैसे ये है। जरा देखना इसको, 12,000 की सैलरी और 2,000 का इलेक्ट्रिसिटी और आपका अदर एक्सपेंसेस 4, और यहां हम कर देते हैं ये। अब जरा इसको देखो, इस केस में देखिए जरा क्या हो रहा है। आपकी 20,000 की जो पूरी ग्रॉस इनकम है, उस 20,000 में से 12 और 2 14 18 22, तो इसमें कितना वो आ गया, लॉस आ गया। तो क्या इस ईयर को लेंगे या नहीं लेंगे, आपने आंसर देना है। क्या इस ईयर को लेंगे या नहीं लेंगे? टू 3 4 और 16,000, ठीक है। ये समझ लो, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपकी मिस्टेक ना हो, इसलिए मैं थोड़ा इसको मैनिपुलेट कर रहा हूं क्वेश्चन को। ये लो क्वेश्चन बना दिया मैंने, ये क्वेश्चन बना दिया यहाँ पे 16 और 4 20, और यहाँ पे हमारा आएगा 6 2 8 4 12 10 22 और -2। हाँ, इस क्वेश्चन को आप लोग क्या, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें यहाँ लॉस दिखा रहा है, लॉस दिखाने के बावजूद क्या इसको लेंगे या नहीं लेंगे? दिए सोना जी, देखो यहां क्लियर कर लो जो डाउट है छोटा सा। अब बोले देखो लेंगे, तो हमें यही देख के नहीं आंसर करना है, हमें ग्रॉस इनकम को चेक करना है। कैसे करेंगे? ये 2,000 है ना, यहां पे यहां कर दे रहा हूं। देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इससे शुरू कर रहा हूं। किससे? यहां से शुरू कर रहा हूं। अब जब मैं यहां से शुरू करूंगा तो हमको पता है इतने आइटम आप माइनस करते हैं, कर दीजिए। 3 और 4 -4 कर दीजिए। हम यहां के आइटम को प्लस करते हैं, कितना आ गया देखिए 4,000। इसको आप लेंगे क्योंकि ये कैसा आया, पॉजिटिव।
क्लियर हो गया? चलो क्लियर हो गया, आप आगे बढ़ जाते हैं भैया। हाँ, तो क्या बोला इसने? एक्सक्लूडिंग द ईयर्स ऑफ नेगेटिव और जीरो ग्रॉस इनकम, प्रॉफिट नहीं बोला हुआ। और उसको निकालने का ग्रॉस इनकम का जो मैंने बताया था तरीका वही है, नेट प्रॉफिट लो, उसमें जो आपकी पिछले साल से रिलेटेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस है उसको जोड़ दो, और इस बार कोई रिकवरी वगैरह आई है जिससे आपकी इनकम बढ़ गई है तो उसको घटा दो, और अल्फा 15% ले लो, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो है आपका 1 नंबर का थ्योरी का क्वेश्चन ये रहा, 1 नंबर का थ्योरी का क्वेश्चन ये रहा। इसको देख लीजिए, ये आपको परसों एग्जाम में हो सकता है कि 1 नंबर शॉर्ट दे जाए, इतना सब पेज। तो इसने बोला है कि ये जो प्रोविजन है वो प्रपोज्ड किए हुए हैं डिफरेंट अप्रोचेज में, कि हर तरह की अप्रोच में निकालने में आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हम अभी तक तो बात क्या कर रहे थे? अभी तक हम बात कर रहे थे कि हमारे इंडिया में कौन सी अप्रोच, बेसिक इंडिकेटर अप्रोच की चर्चा हो रही है। बोल रहे थे नहीं बोल रहे थे? तो बेसिक इंडिकेटर अप्रोच में सिंपल फॉर्मूला लगा रहे थे, क्या करो आप, जो ग्रॉस इनकम है उसको n से डिवाइड करो, इनटू अल्फा निकालो, जो कि अल्फा कितना है, 15% है पिछले। ये हमारी बेसिक इंडिकेटर अप्रोच थी, बिल्कुल सीधे सीधे निकाल दो। अब इसमें क्या हुआ, अब दूसरी अप्रोच की बात आती है, स्टैंडर्डाइज अप्रोच। दूसरी अप्रोच क्या है? स्टैंडर्डाइज अप्रोच। तो स्टैंडर्डाइज अप्रोच में क्या होगा, एवरेज ग्रॉस इनकम सेग्रीगेटेड इनटू 8 बिजनेस लाइंस। 8 बिजनेस लाइन का मतलब आपका जो काम है उसमें सबसे रिस्क वाला काम, मॉडरेट रिस्क वाला काम और लो रिस्क वाला काम। तो अगर हम परचूनी की दुकान की बात कर रहे थे, तो परचूनी की दुकान में क्या होता है, उसका जो दाल चावल आटा बेचने का, चाय पत्ती टूथपेस्ट, वो बहुत सालों से चला आ रहा है, उसमें उसको नुकसान नहीं होता। नुकसान किस में होता है? जो वो एडिशनल काम शुरू कर देता है वहाँ पे। तो इसी तरह से जो रिटेल बैंकिंग है, रिटेल ब्रोकरेज है, या एसेट मैनेजमेंट का काम है, उसमें तो कहता है केवल 12% का चार्ज है। कॉमर्शियल बैंकिंग है, एजेंसी सर्विसेज हैं, उसमें कितने परसेंट का है? 15% का। और जो कॉर्पोरेट फाइनेंस है, ट्रेडिंग है, उसमें कितना है? 18% का। यहां तो उसने सबको एक ही लाइन पे ले लिया। स्टैंडर्डाइज अप्रोच में उसने क्या किया, उसने कहा कि भैया नहीं, हर बिजनेस एक ही खतरे का नहीं होता, हर बिजनेस में एक ही तरह का रिस्क नहीं होता, इसलिए आप इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लीजिए, इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें आपको वो क्या करना पड़ेगा, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो बोलता है रिटेल में इतनी इनकम है और कॉमर्शियल एडवांसेस में इतनी इनकम है, तो हर एक में अलग अलग परसेंटेज करनी पड़ेगी। और बुक में ये चीज़ आगे भी दी हुई है, नहीं तौसीफ जी, फर्स्ट स्लाइड में तो मैंने ब्रैकेट में ही लेके किया था, उसमें ज़्यादा एलोबरेट एग्जाम्पल नहीं किया हुआ था, उसमें तो सीधे माइनस था, तो माइनस हम नहीं लेंगे सीधे सीधे। चलो, तो अब इसको आपकी बुक में अगर देखोगे तो जो आपका
ऑपरेशनल रिस्क है 243 पेज पर, और 243 पेज पर ख़त्म हो गया। लेकिन अगर आप बुक में आगे भी जाएंगे तो ऑपरेशनल रिस्क आगे भी दिया हुआ है, पेज नंबर 349 पे देखिए। 349 पेज पर आइए आप, तो इसमें आगे आते आते 356 पेज पर आइए। किस पे आइए? 356 पेज पे। ये देखिए 356 पेज पर, यहाँ पर वो वही चीज़ सारी वही रिपीट है पूरा। हाँ, ये पूरा रिपीट है, केवल समझाने के लिए मैं यहाँ ले आया आपको। ये देखिए, क्या है इसमें? इसमें है स्टैंडर्डाइज अप्रोच के बारे में। उसने लाइन ऑफ एक्टिविटी को ये किया है, और इस बार इस परसेंटेज का नाम क्या दिया? बीटा फैक्टर। और अल्फा फैक्टर कितना था? 15% था, जो कि बेसिक इंडिकेटर अप्रोच में था। बेसिक इंडिकेटर अप्रोच में 15% है, फिक्स है। और इसमें बीटा फैक्टर यानी कि स्टैंडर्डाइज अप्रोच जो दूसरे नंबर की अप्रोच है, उसमें लाइन ऑफ एक्टिविटी है। बुक वाले ने क्या किया? इसको सब बिल्कुल हैपेजर्ड मैनर में लिखा। इसको क्या करना चाहिए था? 12% के एक साथ लिखने चाहिए थे, और 15% को एक साथ लिखने चाहिए थे, और 18% को एक साथ लिखने चाहिए थे, जो कि हमने पीछे जो वो चार्ट बना हुआ था वहाँ पढ़ लिया। तो आप ध्यान रखना कि अल्फ़ा जो है वो बेसिक इंडिकेटर अप्रोच में काम आता है, और जो बीटा फैक्टर है वो काम आता है हमारे स्टैंडर्डाइज अप्रोच में। क्लियर हो गई इतनी बात? चलो वापस उसी पेज पे आते हैं। एक दो पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है इसमें, उसके बाद हम इसका थ्योरी वाला एस्पेक्ट लेंगे। यहां देखिए, ठीक है। अब थर्ड आती है अप्रोच, एडवांस मेजरमेंट अप्रोच। कौन सी अप्रोच है? थर्ड, एडवांस मेजरमेंट अप्रोच। इसमें क्या कहता है? इसमें कहता है आपको ग्रॉस इनकम से कोई मतलब नहीं है। ग्रॉस इनकम से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। वहाँ कहता है कि कैपिटल चार्ज इक्वल्स इंटरनली जनरेटेड मेजर बेस ऑन। कहता है कि अपने वहाँ जो आपने सिस्टम बना रखा है, उस सिस्टम से कुछ नया निकाल के लाओ, और वो बेस होना चाहिए किसमें? इंटरनल लॉस डेटा, एक्सटर्नल लॉस डेटा, सिनेरियो एनालिसिस, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल फैक्टर। कहता है इन चीज़ों की खूब गहरी स्टडी करिए, इन चीज़ों की खूब गहरी स्टडी करिए, और उस स्टडी से आप कोई नया चीज़ निकाल के लाइए। पहला क्या है? बेसिक इंडिकेटर। दूसरा क्या है? स्टैंडर्ड अप्रोच। तीसरा जो एडवांस मेजरमेंट अप्रोच है, अभी कोई भी बैंक यहाँ इंडिया में अप्लाई नहीं कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को प्रेजेंट करो कि हाँ, हम जो पिछले 20 साल से काम करे आ रहे हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ हमको। ठीक है, आपको ये सारे एनालिसिस देने होंगे उसमें। ठीक, अब स्टैंडर्डाइज का एक पॉइंट और है, टोटल कैपिटल चार्ज इज द सम ऑफ कैपिटल चार्ज अक्रॉस बिजनेस लाइन। देखो यहां तो ओवरऑल निकालना था, यहां पर उसने 3 कैटेगरी बना दी थी, तो 3 कैटेगरी का क्या कर लेंगे आप? सम करेंगे तो निकालेंगे। फिर बोलता है एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड सीनियर मैनेजमेंट। इस अप्रोच में जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है और सीनियर मैनेजमेंट बहुत गहरी तरह से इन्वॉल्व होते हैं। और इसकी अगर बात करेंगे इस एडवांस मेजरमेंट की, तो पहले तो आपको ये 4 पॉइंट याद रखने हैं। उसके बाद बोलता है रिस्क मिटिगेशन अप टू 20% अलाउड, यानी कि आप
कुछ भी कह लें, आप कहे साहब मैं स्ट्रांग हूँ, मुझे कोरोना नहीं होगा, तो वो कह रहे नहीं साहब 20% तो आपको भी चांस है। भाई जो बिल्कुल बीमार है उसको तो होना बड़ा 80% चांस है कोरोना होने के। लेकिन अगर आप कह रहे हैं साहब मैं तो बहुत मजबूत हूँ, तो कहते हैं नहीं, तब भी आपको 20% तो आप अपने चांसेस को 20% कम कर सकते हैं बस, लेकिन जीरो नहीं करेंगे आप। तो कहने का मतलब है जो कैपिटल चार्ज आप यहाँ निकाल ले थे उस पे 20% लेस कर सकते हैं। जैसे मान लिया किसी ने कैपिटल चार्ज निकाला 400 करोड़, तो आप 20% तक लेस कर सकते हैं बेस्ड ऑन इसकी स्ट्रॉन्ग उसमें। तो 20% वो करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा, यानी कि 320 का कैपिटल चार्ज तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। और एक बात और सुनना, इससे जो भी फिगर आती है, जैसे मान लिया आपका ग्रॉस इनकम था 500 इंटू 15% आपने किया तो कितना हो गया, 75 करोड़ हो गया। ये आपका कैपिटल चार्ज होता है। तो वो कहता है उस कैपिटल चार्ज, अगर 75 कैपिटल चार्ज आपका निकल रहा है यहाँ से, तो आप अच्छा काम करने के बावजूद भी 20% ही इसको रिड्यूस कर सकते हैं। 75 का 20% हो जाएगा 15, यानी आपको 60 करोड़ का कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा ही होगा। और आगे क्या बोलता है, परसों जो आपके एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, ये पेज दे जाएगा। इसमें जो है 1 नंबर के उसमें क्वेश्चन में देखिए, जो ये जितने पॉइंट लिखे हुए हैं, जैसे लिखा हुआ है मेजरमेंट इंटीग्रेटेड इनटू डे टू डे रिस्क मैनेजमेंट, यानी इसमें तो बोला भैया वो एक्टिव इन्वॉल्व रहेंगे। एएमए में एडवांस मेजरमेंट अप्रोच में बोला कि भैया उनका बहुत डे टू डे बिजनेस पे ध्यान रहेगा, हर दिन देखेंगे कि आज कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई। फिर रिव्यू ऑफ मैनेजमेंट, रिव्यू ऑफ मैनेजमेंट एंड मेजरमेंट प्रोसेसेस बाय इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिट। और ये रिव्यू मैनेजमेंट कौन होगा, ये जो सब कुछ कर रहे हैं इसका रिव्यू कौन करेगा, वो कहता है इंटरनल और एक्सटर्नल मैनेजमेंट ऑडिट करेंगे। ठीक है। दूसरा है क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, कहता है कि बेसिक इंडिकेटर अप्रोच को अप्लाई करने के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। आपका स्टैंडर्डाइज अप्रोच को करने के लिए बोलता है आप तभी अप्लाई करेंगे जब आपके पास एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्सेप्चुअली साउंड ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम हो, यानी आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है इस पे बहुत अच्छा काम कर रहा हो, तो ही आप दूसरी अप्रोच पे आएंगे। क्यों, अब भाई पता ही नहीं आपको कौन सा बिजनेस किसके लिए दिया गया है, वो हाई रिस्क की है नहीं है, तो आपको पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि भैया ये ट्रेडिंग के लिए दिया हुआ है, इसके लिए दिया हुआ है। और सिस्टमेटिक ट्रैकिंग ऑफ लॉस डेटा, यानी आपके पास जो लॉस डेटा है उनकी सिस्टमेटिक ट्रैकिंग होगी तो ही करेंगे। अगर आप इस पे आते हैं एएमए पे, तो एएमए बोला कम से कम पिछले 5 साल का लॉस डेटा आपके पास होना चाहिए। 5 ईयर का लॉस डेटा हो तभी आप इसको अप्रोच को अप्लाई करेंगे। और इसमें बोला हुआ है कि जो BCBS के जो कंप्लाइंस हैं, किसके, BCBS के कंप्लाइंस हैं, साउंड प्रैक्टिस फॉर मैनेजमेंट एंड सुपरविजन ऑफ ऑपरेशन रिस्क को भी आप क्या करेंगे, वो फॉलो करेंगे। ठीक है। चलो अब थ्योरी के पार्ट में आते हैं, कुछ जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा हमारा। थोड़ा सा टच करूंगा, आप लोग थोड़ा सा कोशिश करना, इसको पढ़ने की कोशिश करना। पहली बात तो इसने ये बोली, रिस्क लॉसेस रिजल्टिंग फ्रॉम द इनएडिक्वेट फेल्ड इंटरनल प्रोसेसेस पीपल सिस्टम और एक्सटर्नल इवेंट की वजह से होता है। ये हमने पहले भी बात कर ली थी। ठीक, हाँ, यहां से आपका थ्योरी का शुरू होता है मामला। क्या है, पहली बात ये कहता है कि जो आपका ऑपरेशनल रिस्क है वो सारे ऑर्गेनाइजेशन में, कहाँ पर है, हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में। द नेचर ऑफ ऑपरेशंस मे बी लिस्टेड एज, क्या है, पहली बात तो होता है सब ऑर्गेनाइजेशन में होता है। दूसरा बोलता है ये वेरी करता है
उनके कंपोनेंट के हिसाब से किस कहीं पे हाई अकरेंस है और कहीं पे लो वैल्यू रिस्क है और कहीं पर लो। हाई अकरेंस का मतलब है लो वैल्यू रिस्क और लो अकरेंस का मतलब है हाई वैल्यू रिस्क। ये पॉइंट ध्यान रखना, हाई अकरेंस लो वैल्यू रिस्क होता बार बार है लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा होता है लेकिन थोड़ा थोड़ा होता है। दूसरा बोला सम है आर लो अकरेंस विद हाई वैल्यू, यानी होता कभी कभी है लेकिन जब होता है तो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। ऑपरेशनल रिस्क इन द ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूसली चेंज स्पेशली व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन इज अंडरगोइंग चेंजेस। तो जब ऑर्गेनाइजेशन में सेटअप, जैसे आजकल बात करें, जैसे आपका मर्जर हुआ आपके बैंकों का, तो आजकल इसकी चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है। ये गंगा जी आपका जो कल का क्वेश्चन था वो आंसर मैं देता हूँ, कल भी मैं भूल गया था देना, मैं आपको रेफ़र करा देता हूँ बुक में। ज़रा पेज नंबर 228 खोलिए, पेज नंबर 228 खोलिए सब लोग। नहीं 228 में नहीं है, 228 में तो जनरल वो दे रखे, जहाँ पे इसके वो दिए हुए थे एलिमेंट्स दिए हुए थे, एलिमेंट्स जहाँ दिए थे ये है। पेज नंबर 261 खोलिए, पेज नंबर 261 पे, पेज नंबर 261 पे लिखा हुआ एलिमेंट ऑफ टीयर 2 कैपिटल। ये इनका क्वेश्चन रेलिवेंट है इसलिए मैंने इसको डिस्कस करना यहाँ से ना। पेज नंबर 261 पर इधर इंडियन बैंक्स का पहले का ए पॉइंट का 7th लाइन, सेवंथ लाइन बोलता है हाउएवर दीज आइटम टुगेदर विल बी एडमिटेड एज टीयर 2 कैपिटल अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 1.25% ऑफ टोटल RWA ऑन क्रेडिट रिस्क। टोटल क्रेडिट रिस्क RWA लिखा हुआ है। क्लियर हो गया? गंगा जी आपका क्वेरी क्लियर हुआ? तौसीफ अंसारी जी ने तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट लिख दिए, देखिए बहुत बढ़िया। चलिए हो गया। हाँ, तो हम यहाँ बात कर रहे थे कि ऑपरेशनल रिस्क के कुछ ऐसे फैक्टर बोलते हैं। अच्छा, अब देखो जरा एक बार, यहाँ पर एक चीज़ निकल के आई है कि जो बेसल 2 का जो सेकंड वाला वर्जन आया था, उस सेकंड वर्जन वाले में क्या था, सेकंड वर्जन वाले में द सेकंड कंसल्टेटिव पेपर बेसल 2 सजेस्टेड द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेशन रिस्क बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट, बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट। जो सेकंड पेपर में आया था दो बातें इंपॉर्टेंट आई थी, कॉज एंड इफेक्ट, और जो थर्ड पेपर आया उसमें हो गया इवेंट बेस्ड। क्या हो गया? इवेंट बेस्ड। ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। थर्ड उसमें क्या हो गया? इवेंट बेस्ड हो गया। तो सेकंड का मतलब जो बेसल 2 में जो चर्चा थी वो ये थी, और जो इवेंट बेस्ड में आया यानी थर्ड में आया तो उसकी अलग हो गई। तो इसको हम देख लेते हैं क्या चीज़ है। देखो उसमें कॉज बेस्ड में क्या बोला, यानी ऑपरेशन रिस्क किन की वजह से होता है। कॉज बेस्ड का मतलब किस कारणों से होता है। पहला बोला उसने प्यूपिल ओरिएंटेड कॉज होते हैं, ठीक है, जैसे नेग्लिजेंस, इनकम्पेटेंसी, इनसफिशिएंट इंटीग्रिटी। दूसरा है प्रोसेस, आपका प्रोसेस में गड़बड़ हो, जिसको हम ट्रांजैक्शन बेस्ड बोलते हैं। और तीसरा बोलता है प्रोसेस ओरिएंटेड, जहां पे ऑपरेशनल कंट्रोल्स बेस्ड कॉज होते हैं। एक ट्रांजैक्शन बेसिस प्रोसेस और एक ऑपरेशनल कंट्रोल्स बेस्ड।
फिर बोलता है टेक्नोलॉजी से हो सकता है कारण, फिर होता है एक्सटर्नल। कॉज बेस्ड मतलब उन्होंने ये इन चीज़ों पे गौर किया कि भैया कुछ जो है कॉज बेस्ड या जो ऑपरेशन रिस्क के कॉज होते हैं वो ये हैं। दूसरा बोलता है इफेक्ट बेस्ड में बोलता है लीगल लायबिलिटी, रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड टैक्सेशन पेनल्टीज, लॉस और डैमेज टू एसेट, रीएस्टिट्यूशन, लॉस ऑफ रिकोर्स और राइट डाउन। अब इसमें बहुत एक्सप्लेनेटरी मैं नहीं जा रहा हूँ, केवल इन पॉइंटों को समझ लो कि भैया कॉज बेस्ड ये होते हैं, इफेक्ट बेस्ड ये होते हैं, और थर्ड कंसल्टिव पेपर में आ गया आपका इवेंट बेस्ड क्लासिफिकेशन। थर्ड कंसल्टिव में क्या आ गया? इवेंट बेस्ड आ गया। इवेंट बेस्ड इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, तो इवेंट बॉक्स को आप समझ लिए क्या है। देखो इवेंट बेस्ड को समझिए कि कौन कौन सी इवेंट होती हैं जो आपको क्या करती हैं, ऑपरेशनल रिस्क को अराइव करती हैं। पहली बोलता है इंटरनल फ्रॉड होता है। इवेंट क्या हुई आपके वहाँ? इंटरनल फ्रॉड हुआ, एक्सटर्नल फ्रॉड हुआ, एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिस एंड वर्क प्लेस सेफ्टी हुई, क्लाइंट प्रोडक्ट एंड बिजनेस प्रैक्टिसेस हुई, डैमेज टू फिजिकल एसेट हुआ, बिजनेस डिसरप्शन एंड सिस्टम फेलियर हुआ, एग्जीक्यूशन डिलीवरी एंड प्रोसेस मैनेजमेंट हुआ। और नीचे इसकी थ्योरी में जो मैं बोला थ्योरी को टच करेंगे, समय मिलेगा तो पढ़ लेना, हल्का हल्का यहाँ पढ़ते हुए चल रहे हैं हम लोग, ठीक। तो नीचे थ्योरी में देखिए इसका ये जितने पॉइंट थे सबको वहाँ पर नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है। इंटरनल फ्रॉड क्या होता है, एक्सटर्नल फ्रॉड क्या होता है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस वर्क प्लेस सेफ्टी क्या होती है। थोड़ा सा आप इसको अगर टाइम लिखा के पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। इसको बोला हमने इवेंट बेस्ड। क्या बोला हमने इसको? इवेंट बेस्ड। चलो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है, प्रिंसिपल्स। देखो ये जो आपका प्रिंसिपल्स है पीछे भी दिया हुआ है, जो मॉड्यूल डी है ना, जरा एक बार 23 यूनिट पे आना, जरा बुक में 23 यूनिट पे आ जाइए, पेज नंबर 496। पेज नंबर जो 4967 है वो हमने जो पहला लेक्चर लिया था और दूसरा लेक्चर लिया था उससे कवर होता है। पेज नंबर 496 में बेसिक दिया हुआ है। पेज नंबर 497 में आपको देखो कैपिटल एंड इट्स कंपोनेंट दिए हुए, ये मैंने कराए। नीचे दिया हुआ है एलिमेंट ऑफ टीयर 1 में कौन कौन से आइटम आते हैं। पेज नंबर 498 पे तो आइए, पेज नंबर 498 में जनरल प्रोविजन एंड लॉस रिजर्व्स दिया हुआ देख रहे हैं। जो अभी गंगा ने क्वेश्चन पूछा था उसमें देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक कंट्राडिक्शन या एक डाउट क्रिएट हो रहा है। देखो यहाँ पर वो बोल रहा है 1.25% ऑफ टोटल रिस्क वेटेड एसेट, क्रेडिट का नाम यहाँ नहीं ले रहा, वहाँ उसने साफ साफ क्रेडिट लिखा हुआ है। तो गंगा और तौसीफ जी, गंगा का क्वेश्चन है, तौसीफ ने जो है, बैटरी में बदल दे रहा हूँ, इस चीज़ को कहीं से कहाँ से कंफर्म कर सकते हैं कि क्या केवल क्रेडिट रिस्क पे है या उस पे दोनों पर है। चलो मैं कहीं हेल्प करता हूँ, सर्कुलर से देखने की कोशिश करता हूँ। बेसेल का जो मास्टर सर्कुलर है उसमें अगर आप सर्च करें तो शायद आपको इसका कहीं कुछ मिल सकता है।
ज़रा गूगल पे कहीं पे सर्च करके देखिए, मास्टर सर्कुलर में सर्च करना है आपको बेसेल का। देखो मुझसे जो है फैक्ट में गलती हो सकती है, मेरा जो पढ़ाने का जो रूल है वो है कि भैया कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। फैक्ट तो आप गूगल में भी कई बार करते हो तो मिल जाते हैं आपको। लेकिन फिर भी मैं आपके लिए कुछ कोशिश करूंगा। एक सेकेंड रुक जाइए। अच्छा, जब तक मैं ये देख रहा हूँ तब तक आप इस वाले जो 23 वाली यूनिट है उसको थोड़ा थोड़ा आगे बढ़िए। उसमें देखो सारा वो दिया हुआ है कि जितने आपके आइटम होते हैं उनको कैसे कैसे लिया जाता है। मतलब कहने का मतलब ये यूनिट जो है आपकी, ये यूनिट पुराने वाले उसमें से ही उठाई गई है। अगर आप इसको 2 पेज पलट लेते हैं और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो डेफिनेटली आपको जो है वो जो कॉन्सेप्ट है वहाँ का वो क्लियर हो जाएगा। बस एक सेकंड रुकिए, मैं इसको एक बार सर्कुलर में देख लेता हूँ। टोटल रिस्क ही लिखा हुआ है कहीं पर भी, इसमें तो सर्कुलर से ही उठा रखा है। नहीं भाई, इसमें वही है, एक जगह लिखा हुआ है टोटल ऑफ द टोटल क्रेडिट रिस्क वेटेड एसेट, और एक जगह लिखा हुआ है टोटल रिस्क वेटेड एसेट। तो ये डाउटफुल सा है, थोड़ा सा देख लेना कहीं से इसका कोई प्योर वो मिल जाए अगर तो ठीक है। अभी भी मुझे कहीं दिखाने, अगर कल परसों में क्लास लेते समय याद आया तो मैं बता दूंगा इसको। ठीक, चलो। हाँ, तो हाँ मैं ये कह रहा था कि ये जो ऑपरेशनल रिस्क है इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। इसमें से एक क्वेश्चन थ्योरी का आ सकता है। क्या प्रिंसिपल है? फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं। पहले फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशनल रिस्क। तो पहला प्रिंसिपल क्या है? पहला प्रिंसिपल में क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए कुछ बोला हुआ है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा, स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट कल्चर बनाएगा, ठीक है, कॉर्पोरेट कल्चर अच्छा रहेगा, स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट एंड दैट सपोर्ट द प्रोवाइड्स, ये चीज़ करेगा। प्रिंसिपल 2 में बोला है, पहली बात तो उसने पहले वाले में तो बनाया है कि स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट का कल्चर बनाएगा। दूसरे में बोला कि वो डेवलप करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा, मेंटेन करेगा अ फ्रेमवर्क को जो कि पूरा इंटीग्रेटेड होगा रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस से। द फ्रेमवर्क फॉर ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट चूजन बाय द एन इंडिविजुअल बैंक विल डिपेंड रेंज ऑफ फैक्टर। तो वो हर बैंक के साइज, बिजनेस के नेचर, उनके रेंज फैक्टर, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी और रिस्क प्रॉफिट के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है। सेकंड चीज़ आती है गवर्नेंस। सेकंड चीज़ क्या आ रही है? गवर्नेंस। गवर्नेंस का मतलब होता है अच्छी तरह से काम करने का तरीका। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की गवर्नेंस में बोला प्रिंसिपल 3 और प्रिंसिपल 4, और उसके बाद सीनियर मैनेजमेंट। तो गवर्नेंस में 2 पार्ट बोले हैं इसने। एक तो बोला हुआ गवर्नेंस में कौन सा पार्ट? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। दूसरा बोला सीनियर मैनेजमेंट का। ठीक है, ये मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, इसको आपको समय लेके हल्का सा देख लेना है, उसमें बताया कि कैसे कैसे काम करना है। फिर अगला प्रिंसिपल 6 आता है किसमें? रिस्क इन मैनेजमेंट इन्वायरमेंट।
रिस्क मैनेजमेंट इन्वायरमेंट कैसा होगा, आइडेंटिफिकेशन और असेसमेंट कैसे करेंगे आप, प्रिंसिपल 7 भी इसमें सीनियर मैनेजमेंट की बात है। मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग में आया है, प्रिंसिपल 8 है सीनियर मैनेजमेंट इसकी मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग करेगा। ये तो हमने जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो हमने देखा था उसके अकॉर्डिंग था, ठीक है। अभी आने वाला है वो कंट्रोल एंड मिटिगेशन प्रिंसिपल 9 में है, बिजनेस रेजिलियंसी एंड कंटिन्यू प्रिंसिपल 10 में है। तो इस तरह से ये इसके जो है प्रिंसिपल दिए हुए हैं, इन प्रिंसिपल से भी क्वेश्चंस आपका कोई छोटा मोटा थ्योरी का बन सकता है, ठीक है। मैं इसको पढ़ नहीं रहा हूँ, फिर आप कहेंगे पढ़ दिया। दो चीज़ें और हैं, आज का जो हमारा टारगेट था उसमें दो चीज़ें और हैं। ये अगर आपको ध्यान आ रहा, जिन्होंने कल और परसों की क्लास ली थी उनके अकॉर्डिंग हमने क्रेडिट रिस्क में पढ़ा था और क्रेडिट रिस्क के साथ हमने मार्केट रिस्क में पढ़ा था। अब हम आ गए हैं ऑपरेशनल रिस्क में। क्रेडिट रिस्क में यानी कि आपका जो मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा होगा इस रिस्क को लड़ने के लिए। तो इसमें पहला कौन है, बोर्ड है। दूसरा कौन है, ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट कमेटी है, वहाँ भी बोर्ड की सब कमेटी थी। फिर तीसरा क्या है, रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है आपका, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन होगा वो इन तरह से काम करेगा। उसके बाद अगला पार्ट जो होगा रोल ऑफ ऑपरेशन के बाद अगला पार्ट होगा इनका इंटरनल और ऑडिट बिजनेस होगा। रोल ऑफ इंटरनल ऑडिट बिजनेस फंक्शंस होंगे आपके, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या काम करेगा, चार इसके पार्ट हो गए ऑपरेशनल रिस्क डिपार्टमेंट की, ठीक है। फंक्शन की बात अगर हम करेंगे तो प्रोसेस कैसे करेगा, इसका फ्रेमवर्क कैसे करेगा, ये इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है। ये जो टॉपिक है मैं इस तरह से आपको करा रहा हूं कि आप अगर अगले आप अपने आप भी पढ़ेंगे तो भी आपका वो हो जाएगा। जयमिन पंडित जी, ये तो लिखा हुआ है इसमें 1.25% ऑफ टोटल RWA। यहाँ कंफ्यूजन ये हो रहा है कि एक जगह लिखा हुआ है टोटल क्रेडिट का RWA, तो वहां से कंफ्यूजन हो रहा है हमको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसमें एक छोटा सा न्यूमेरिकल है वो मैं करा दूंगा एक और। रिस्क मॉनिटरिंग कंट्रोल प्रैक्टिसेस कैसे होगी, हाँ ये आया ऑपरेशन रिस्क क्वांटिफिकेशन, जिसमें अभी हमने जो अल्फा बीटा फैक्टर की बात करी थी, ये करी थी यहाँ पे स्टैंडर्डाइज अप्रोच में बीटा फैक्टर की बात कर ली थी। अब AMO की बात आ रही है, एडवांस मेजरमेंट अप्रोच कैसे करेंगे, तीसरा वाला है। तो उसमें बोला है द रेगुलेटरी कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी इक्वल टू द रिस्क मेजर जनरेटेड बाय द बैंक्स इंटरनल ऑपरेशन रिस्क मेजरमेंट सिस्टम यूजिंग द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव क्राइटेरिया ऑफ ए AMA डिस्कस बिलो यूज। वो कहता है कि AMA के लिए वो कहता हर बैंक का अपना सिस्टम होगा। ये मैंने अभी बताया था आपको थर्ड अप्रोच में, अ जेनरिक मेजरमेंट अप्रोच। तो मेजरमेंट अप्रोच में क्या करता है, वो कहता है आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ ऑपरेशनल रिस्क टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये वाला एक एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटी, ये क्वेश्चन जरा देख लीजिए इसको। इसमें जो है 3 फैक्टर हैं काम के। क्या फैक्टर है, 3 फैक्टर काम के, ये एस्टिमेटेड लेवल ऑफ ऑपरेशनल रिस्क डिपेंड ऑन, किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस पे डिपेंड करता है, पोटेंशियल फाइनेंशियल इम्पैक्ट पे करता है और इम्पैक्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल पे करता है। इसका न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं, बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है। और उसने बोला हुआ जो रिस्क होते हैं
वो हिस्टेरिकल फ्रीक्वेंसी के आधार पर एस्टिमेटेड जो रिस्क वो बताए गए वो 5 कैटेगरी के हैं। पहला बोला है नेग्लिजिबल, लो, मीडियम, हाई और वेरी हाई। 1 2 3 4 5। और इसको निकालने का जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो फॉर्मूला भी देख लीजिए आप लोग। ये है फॉर्मूला। एक क्वेश्चन सीधा सीधा आपका ये मिल सकता है कल वाले एग्जाम में। क्या है फॉर्मूला? देखो, उसने जो तीनों बात बोली, क्या बोली? पहला बोला उसने प्रोबेबिलिटी अकरेंस। क्या बोला उसने? प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, पोटेंशियल फाइनेंशियल इंपैक्ट, इंपैक्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ये 3 चीजें आपको क्वेश्चन में दी होंगी। ये 3 चीजें आपको क्वेश्चन में दी होंगी। आपसे पूछेगा एस्टिमेटेड लेवल ऑफ ऑपरेशनल रिस्क क्या होगा। तो आपको करना क्या है कि जो पहला वाला है, देखो ये फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, इसमें आपके बुक में स्क्वायर रूट नहीं है, वो लगा लीजिएगा। आपकी बुक में स्क्वायर रूट नहीं है, वो लगा लीजिएगा। एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस। तो ये कितनी है? 2 है। इनटू एस्टिमेटेड पोटेंशियल फाइनेंशियल इंपैक्ट कितना है? 4 है। ये कौन निकालेगा? ये ऑर्गेनाइजेशन, बैंक अपने आप निकालेगा, ठीक है। इनटू यहाँ बोला एस्टिमेटेड इंपैक्ट ऑन इंटरनल कंट्रोल। यहाँ ध्यान रखना, जो भी परसेंटेज दी जाएगी उसको 1 में से माइनस करना है आपने। अगर ये 60% दी जाएगी तो आपका आप यूज़ करेंगे 0.4। आपका 50% दिया हुआ है तो यूज़ करेंगे 0.5। ये देखो 0.5 यूज़ किया हुआ। और इसको क्या करेंगे? पूरे को स्क्वायर रूट कर लेंगे। तो 4 2 जा 8, ये आ गया 4 √4 इज इक्वल टू क्या आ गया? 2। और ये 2 आपका आया है, ये 2 ऊपर जो स्केल दिए हुए थे उस स्केल में ये देखिए, ये 2 आपका 2 नंबर पे क्या है? लो रिस्क है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या आ गया है? लो रिस्क आ गया। यहां पर 2 है तो लो आ गया। देखो 2, समझ में आई बात? हाँ, ये बात हमने जब हम उसकी बात कर रहे थे कि रिस्क मिटिगेशन की बात कर रहे थे, क्या बात है? रिस्क मिटिगेशन में हमने बोला था कि भाई रिस्क मिटिगेशन जो है हमारी, कि अपने रिस्क को कैसे हम कम कर सकते हैं। ये पॉइंट यहाँ देखिए जरा, यहाँ उसने पहले भी बोला था कि जो आपकी एडवांस मेजरमेंट अप्रोच है उसको हटा करके वो क्या लाने, टू इंट्रोड्यूस अ स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट अप्रोच को लाने की बात कर रहे हैं, ठीक। और द रिकॉग्निशन ऑफ इंश्योरेंस मिटिगेशन विल बी लिमिटेड टू 20% ऑफ द टोटल ऑपरेशनल रिस्क कैपिटल। इसको सुन लेना जरा,
आपका जो भी कैपिटल चार्ज आएगा उसको मैक्सिमम आप 20% तक ही इंश्योरेंस मिटिगेशन का मतलब आपने अपने किसी चीज़ का लॉस का इंश्योरेंस करा रखा है, तो इंश्योरेंस अगर आपने करा रखा तो उस इंश्योरेंस को कितना 20% तक ही वो कर सकते हैं। ठीक है। डी एस है हाउ फॉर केम डिडक्टिंग 1%। अच्छा, वो मैंने एग्जांपल लिया था 60% वाला लिया था ना, तो 60% का मतलब होता है 1 का मतलब 100, तो 40% आएगा, तो 40% का मतलब 0.4 लेंगे। ये फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, केवल आपको उस फॉर्मूले में क्या याद रखना है, उस फॉर्मूले में परसेंटेज कौन सी वाली करनी है वो ध्यान में रखनी है। चलो आखिरी इसमें पार्ट है इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट, risk management is the basic necessity of financial institution of all sizes and ultimately central to their success of survival. It integrates an organization internal and external business processes by applying standard risk terminology, metric and reporting to facilitate the optimal risk return decision. And integrated approach to risk management centralizes the process of supervising risk exposure so that the organization can determine how the best absorb, limit or transfer risk. It is an ongoing business process that calls for the standard definition and methods to identify, measures and manage risk across all business units. This information can then be used to determine the overall nature of organization risk exposure, including their correlation, dependency or offset. When properly implemented integrated risk management, अब ये एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है आपका, क्या हो सकता है इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट के लिए? क्या है? अलाइन द स्ट्रेटजी एस्पेक्ट ऑफ द रिस्क विद डे टू डे ऑपरेशन एक्टिविटीज, फैसिलिटेट्स ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी टू द इन्वेस्टर, और वो तीसरा क्या है एनहांस रेवेन्यू और अर्निंग ग्रोथ, और तीसरा क्या है कंट्रोल डाउनसाइड एंड रिस्क पोटेंशियल। वो कहता है कि अगर आप प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करते हैं इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट तो आपको इतने फायदे आपको हो जाते हैं। Implementation of integrated risk management had challenges. These are the real-time concern और business challenge and culture issue. The process of integrated management concern. इसका प्रोसेस क्या है? सबसे पहले स्ट्रेटेजी है, और इसमें से भी एक क्वेश्चन आ सकता है। स्ट्रेटेजी, ऑर्गेनाइजेशन, प्रोसेस और सिस्टम। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में कौन है? चीफ रिस्क ऑफिसर, आपका एक पोजीशन होती है, उससे होता है। प्रोसेस में क्या होता है? आइडेंटिफाइंग, असेसिंग, कंट्रोलिंग एंड फाइनेंशियल रिस्क मस्ट बी कॉमन अक्रॉस द होल इंटरवल। जो आपका प्रोसेस है पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, प्रोसेस आइडेंटिफाई और असेसिंग करने के लिए एक होना चाहिए। सिस्टम है, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम मस्ट बी डेवलप्ड और प्रोवाइड द ये। तो आपको अगर इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम अप्लाई करना है तो आपको इतनी चीज़ें आपको करनी पड़े। अब प्रियंका मुंडे जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप, ये लाइन है, लेकिन वहीं पर नीचे एक जगह और लिखा हुआ, उसमें एक जगह जनरल प्रोविजन में और लिखा हुआ, वहां पे क्रेडिट वर्ड यूज नहीं किया है। चलो अब हम आपको ये कह रहे हैं कि जो हमने ऑपरेशन रिस्क किया यहाँ पर, आप अगर रिवाइज कर लें तो केवल 15 से 20 पेज हैं। न्यूमेरिकल वाला तो समझ में आ गया होगा। अगर आप रिवाइज करें तो ऑपरेशन रिस्क में से कुछ भी आएगा, क्योंकि देखो ऑपरेशन रिस्क का भी 5 से 7 नंबर का कोटा है एग्जाम में, तो आप तो कोशिश करिए पढ़ने की। ठीक है। बाकी हम आज शाम को मिलेंगे, लंबी क्लासेस आज हमारी होंगी। ठीक है। जो लोग आप कोर्स लेंगे उनकी वैलिडिटी जो है
अगले एग्ज़ाम तक होगी, जून तक की। बाई चांस उसका एग्ज़ाम नहीं भी निकल पाता है तो वो उसी कोर्स को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। चलो बाकी हम शाम की क्लास में देखते हैं, हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर है? 5:30 से नहीं रख पाएंगे, कोई लोग आ नहीं पाते हैं ना। टुमारो छुट्टी है, सुबह भी कुछ घंटे पढ़ेंगे, शाम को भी कुछ घंटे पढ़ेंगे। ये 1.25 वाला देखता हूँ कहीं से कुछ निकल के आता है तो। क्लासेस जो हैं आज 4-5 घंटे की क्लास तो आज ले लेंगे हम, और कल भी सुबह के स्लॉट में बहुत अर्ली नहीं करेंगे कल सुबह, मतलब ऐसा कर सकते हैं 8 से 9 बजे से कर लेंगे, मान लिया 3 घंटे का सुबह के समय कर लेंगे, और बाकी शाम को तो लंबी क्लास होनी है, बहुत लंबी क्लास होनी है हमारी, ठीक है। ट्रेजरी मॉड्यूल का मैं कराने को तैयार हूँ, क्या आप वर्ड टू वर्ड पढ़ने को तैयार हैं? क्योंकि भैया उसमें वर्ड टू वर्ड पढ़ना पड़ेगा, बीच बीच में मैं समझा सकता हूँ। जो ट्रेजरी का वो जो चैप्टर है, ट्रेजरी अगर वर्ड टू वर्ड पढ़ने को तैयार है तो बताओ। 394 से लेकर के ये लगभग हमारे हैं 70 पेजेस करीब हैं। रेडी हैं? अगर आप वर्ड टू वर्ड पढ़ने को तैयार हैं तो फिर कहीं आप लोग ये नहीं कहें कि हम रीडिंग कर रहे हैं, क्योंकि फैक्ट वाली बातें हैं उसमें। एक आध चीज़ कहीं समझाने वाली बात है, समझा दूंगा, फैक्ट वाली बात है। चलो फिर ठीक है, मैं करवा दूंगा, फिर लॉन्ग सिटिंग करेंगे। आज शाम को ले लें? चलो आज शाम को देखते हैं, आज शाम को इसको सी को पकड़ लेते हैं, लाइन टू लाइन चलते जाएंगे, क्योंकि फैक्ट है उसमें बहुत सारी बातें आपके क्वेश्चन में आ सकती हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू। बैंक जाइए और जो भी समय मिल रहा पढ़ाई कर लीजिए।